नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। देखिए गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखिए, अगर आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर देखें तो हर एक वीडियो लेक्चर जो है वो आपको ले जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स की तरफ, या नेशनल इनकम की फॉर्मेशन होती जा रही है। नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। आप देख सकते हैं बोर्ड पे हमने लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आप डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं और आप इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल सकते हैं। देखिए, टेरिटरी का मतलब आप जानते हैं एरिया, ठीक है। तो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी को जानना। इसको जाने बिना आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, जीडीपी। जीडीपी वर्ड आपने कई बार सुना है, न्यूज चैनल्स में आपने सुना है, न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा है। कई लोगों को आपने जीडीपी वर्ड यूज करते हुए सुना होगा, देखा होगा। जीडीपी के बेसिस पे हर एक कंट्री अपनी ग्रोथ के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देती है। तो जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाया जाएगा तो आगे चलकर आप समझ जाएंगे जीडीपी क्या होती है। अभी हम उस जीडीपी की तरफ, नेशनल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अभी बात करता हूं जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको यूं भी बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी बोला जा सकता है। तो पूरी टर्म तो आपको इस चैप्टर के एंड तक एक्सप्लेन होगी, लेकिन इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बीच में एक वर्ड आया है डोमेस्टिक। उस डोमेस्टिक को अगर आपको समझना है कि वो क्या होता है, तो ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, इंक्लूड होती है, और कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड रहती है, किसे शामिल किया जाएगा और किसे शामिल नहीं किया जाएगा, ये हम यहां पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। गाइस, अगर आप ये जान लेते हैं कि ये चीज या ये एक्टिविटी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है, तो हम बोलेंगे ये जो एक्टिविटी है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है तो हम मानेंगे दैट इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और अगर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर होती है तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी की, यह जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाए या न माना जाए, इंक्लूड किया जाए हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में या एक्सक्लूड किया जाए, यह बात समझनी है तो जानना जरूरी होगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। और उस टेरिटरी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उस टेरिटरी के बाहर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। इस बात को आपको समझा रहा हूं मैं आज की किस क्लास में। देखिए गाइज, सबसे पहले हम इन जनरल क्या मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का वो समझते हैं। किसी भी कंट्री की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है या जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। इन जनरल बोल रहा हूं, ऑर्डिनरीली ये बोल रहा हूं। क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी? जो उस कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल फ्रंटियर है। कहने का मतलब जमीन पे उसका जो एरिया है, सी समुद्र, पानी में उसका जो एरिया है, और हवा, एयर, हवा में जो उसका एरिया है, जो भी उसका एरिया है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जियोग्राफिकल एरिया है, जिसको ये भी बोला जाता है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं पढ़ देता हूं। ऑर्डिनरीली डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री की जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। जैसे मैं ये जो वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं, आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिविटी इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री में हुई है,
मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। बीकानेर में मैंने ये शूट कर रहा हूं मैं। ये इंडिया की जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो ये जो एक्टिविटी मेरी हो रही है वो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रही है। बात समझे आप? यूं समझिए, हमारे बीकानेर का भुजिया बहुत फेमस है और जो बीकाजी है वो बहुत फेमस है। बीकाजी का एक भुजिया बनाने का प्लांट बीकानेर में लगा हुआ है, राजस्थान में लगा हुआ है, बीकानेर में लगा हुआ है। तो वो इंडिया की जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब बीकाजी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास बहुत पैसा है, वो और भी कई बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पैसों से इंडिया के बाहर कहीं अब्रॉड में एक कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया, या मान लीजिए वो भुजिया बनाते हैं इंडिया के बाहर कहीं किसी दूसरी कंट्री में बनाते हैं। वो जो प्रोडक्शन हो रहा है, बीकाजी वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो हमारी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री में हो रहा है? क्या वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी, बीकाजी का भुजिया जो किसी और कंट्री में बन रहा है, मान लीजिए बनता नहीं है वैसे तो, यहां से एक्सपोर्ट होता है, एक बार मान लीजिए कि वो दुबई में या कुवैत में भुजिया बना रहे हैं, क्या वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है? क्या वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है? नहीं है। इसका मतलब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, यानी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा। किसको बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन? जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा हो, नहीं होगा। लेकिन वो भुजिया जो ये बीकानेर में बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है और वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। बात क्लियर हुई आपको? तो इन जनरल हम डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब निकालते हैं? जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री। अब देखो, यहां तक मामला बहुत आसान लगा आपको, राइट? वैसे आसान ही है पूरा, यहां तक मामला आपको बहुत आसान लगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जो आपको स्पेसिफिकली पता करने होंगे, स्पेसिफिकली ध्यान रखने होंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहा हूं, सिर्फ उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। उन केसेस में आप देखोगे कि कुछ सर्टेन एक्टिविटीज हैं जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री में होती हैं, फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाती, और वहीं कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी होंगी जो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो रही है कहीं, लेकिन फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएंगी। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऐसी है जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में होने पर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी, वहीं कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी है जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर हैं, उसके बावजूद भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। तो उसके बारे में बात करते हैं, उन स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। इन एडिशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स। क्या कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में और बहुत सारी चीजें आती है। कौन सी? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 लिखा है शिप एंड एयरक्राफ्ट्स। Ships and aircrafts owned and operated by normal resident between 2 or more countries। पहली बात तो आप अपने भेजे में अच्छे से बैठा लीजिएगा, इस पॉइंट में जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिप की बात हो रही है और एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। तो यहां ये एक लॉ है, ठीक है? डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है कौन सी नहीं है, इसके लिए रूल्स डिसाइडेड हैं। तो जब लॉ पढ़ते हैं तो हमें स्पेसिफिकली जो लिखा है उतना ही मानना होता है, ठीक है? तो देखिए, शिप एंड एयरक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। क्या लिखा है? शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब यहां इस लाइन में एक प्रॉब्लम और कि सर अब ये क्या लिख दिया आपने, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ाने के बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूंगा नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। तो फिलहाल मैं आपको नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में नहीं बता रहा हूं, ओके गाइज? फिलहाल मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं, नॉर्मल रेजिडेंट एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कि आप, मैं, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, एक गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं कि शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ये भी किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब बिना एग्जाम्पल ये बात आपको समझ नहीं आएगी, तो देखिए एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लीजिए, शिप का मतलब आप समझते हो, एयरक्राफ्ट का मतलब आप समझते हो। मान लीजिए एक पैसेंजर प्लेन है, ठीक है? पैसेंजर प्लेन मतलब जो पैसेंजर यात्रियों को लेकर जाता है, पैसेंजर को लेकर जाता है, वो एक पैसेंजर प्लेन ऑपरेट हो रहा है। यहां एग्जांपल में मैंने लिया जापान एंड यूके।
एक पैसेंजर प्लेन है, ऑपरेट हो रहा है कहां? यूके और जापान के बीच में। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। जापान से उड़ान भरता है और कहां चला जाता है? यूके, और यूके से उड़ान भर के वापस कहां जाता है? जापान। इंडिया की जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री से कोई कनेक्शन नहीं है, जापान से यूके और यूके से जापान। लेकिन 2 बार बोला लेकिन, तो ध्यान से सुनना, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है वो है एयर इंडिया। कौन है? एयर इंडिया उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी। एयर इंडिया जो है वो इंडियन रेजिडेंट कंपनी है। मैं फिर से कह दूं, रेजिडेंट मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको यह कहा है कि कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है। तो एयर इंडिया जो कि एक इंडियन रेजिडेंट कंपनी है, तो एक इंडियन रेजिडेंट कंपनी का एयरक्राफ्ट या पैसेंजर प्लेन जापान और यूके के बीच में ऑपरेट होता है, तो वो एयरक्राफ्ट जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन ये बात सिर्फ शिप और एयरक्राफ्ट पे ऑपरेट होगी। आप बाकी बैंक पे, कंपनीज पे ऑपरेट मत करिएगा। बाकी सब जगह ये नॉर्मल रूल लगेगा। हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री देख लो, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री देख लो, बट देयर आर सम स्पेसिफिक केसेस हमें जिसके बारे में ध्यान रखना है। समझ गए क्या कहा मैंने? कि एक एयरक्राफ्ट है जो जापान से यूके और यूके से जापान आ रहा है, ऑपरेट करने वाली एयर इंडिया। कौन है एयर इंडिया? इंडियन रेजिडेंट कंपनी। बिकॉज इंडियन रेजिडेंट शिप या एयरक्राफ्ट किन्हीं 2 देशों के बीच में ऑपरेट करता हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अब ये जो बात है, ये जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है, क्या हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में, हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री में? नहीं, स्टिल वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जा रहा है। ठीक है, अब इसको समझो। जापान से जो प्लेन जा रहा है यूके, उसको चलाने वाले का नाम है मिस्टर चिंगपी। क्या नाम है? मिस्टर चिंगपी। मिस्टर चिंगपी जापान से एयरक्राफ्ट यूके लेकर जाते हैं और यूके से वापस कहां लेकर आते हैं? जापान लेकर आते हैं। तो मिस्टर चिंगपी की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। और मिस्टर चिंगपी का प्रोडक्शन इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा। बात समझ में आई? इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा। क्लियर? अब इसको एक रिवर्स एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उस एग्जांपल को। दूसरा एग्जांपल, एयर सर्विसेज ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज ये इंग्लैंड की, ब्रिटिश एयरवेज इंग्लैंड की रेजिडेंट कंपनी है। कहां का रेजिडेंट है ब्रिटिश एयरवेज? इंग्लैंड का। तो हमने लिखा है एयर सर्विसेज ऑपरेटेड बाय ब्रिटिश एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंग्लैंड। अब इसको समझते हैं। देखिए, एक एयरक्राफ्ट इंडिया से उड़ान भरता है और कहां चला जाता है? जापान चला जाता है। और जापान से वापस कहां आ जाता है? इंडिया आ जाता है। इंडिया से जापान और जापान से वापस इंडिया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली, जो ओन एंड ऑपरेट करने वाली जो कंपनी है वो ब्रिटिश एयरवेज है, जो कि इंग्लैंड की रेजिडेंट कंपनी है। इसलिए ये एक्टिविटी इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अब ध्यान से देखो तो एयरक्राफ्ट इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर जाके जापान जा रहा है, इंडिया से जापान और जापान से वापस इंडिया आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, क्योंकि उसको ओन एंड ऑपरेट करने वाली, उस एयरक्राफ्ट को ओन एंड ऑपरेट करने वाली कंपनी जो है वो इंग्लैंड की रेजिडेंट कंपनी है। अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये एक है मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट सुधांशु। हमारे सुधांशु भाई साहब जो हैं इस एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है जैसे एक जो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाला होता है, पायलट होता है, उसके जैसे उसकी पर्सनैलिटी है। तो जो सुधांशु है वो इंडिया से एयरक्राफ्ट उड़ा के जापान ले जा रहा है और जापान से इंडिया। अब देखा जाए तो सुधांशु है तो इंडिया का, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वो कहां हो रही है? क्या ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने की एक्टिविटी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? नहीं। कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंग्लैंड की। तो सुधांशु की ये प्रोडक्शन एक्टिविटी
इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। कहां की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, यानी उसका जो एक्टिविटी है, उसका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसकी जो सर्विसेज है, वो इंग्लैंड के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्लूड होने वाली है। मैं फिर से दोहरा दूं, अपनी बुद्धि मत लगाइएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा, ये बात केवल शिप और एयरक्राफ्ट के लिए ही हमने कंसीडर की है, बाकी दूसरी चीजों के लिए नहीं। जैसे मैंने कहा बीकाजी की अगर कंपनी कहीं पे भी हो, भले बीकाजी इंडिया के रेजिडेंट हो, कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहां शिप और एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। बाकी सब चीजों के लिए ऑर्डिनरी रूल ऑपरेट होगा। अभी हम पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। फिर दूसरा देखिए और कौन इंक्लूड होगा शिप और एयरक्राफ्ट के अलावा? फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं ना, मछुआरों का बेड़ा जो होता है वो, उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग वेसल्स बोलते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या होते हैं कि कहीं समुद्र के बीच में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पे पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, समुद्र में से ऑयल और नेचुरल गैस, सी में से ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं, उस पूरे प्लांट को बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऑपरेटेड बाय दी रेजिडेंट्स। ध्यान रखना, ऊपर भी रेजिडेंट वाली बात थी, यहां पे भी रेजिडेंट वाली बात है। शर्त क्या है? रेजिडेंट। कौन ऑपरेट करता है इसको? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। अब यहां सबसे पहले तो समझो बात क्या है, क्या लिखा है हमने यहां पे? हमने लिखा यहां पे इंटरनेशनल वाटर्स। क्या लिखा हमने यहां पे? इंटरनेशनल वाटर्स। देखिए, जो इंडिया का पानी है वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री है। किसी और कंट्री का पानी होगा वो उस और कंट्री की पॉलिटिकल फ्रंटियर या जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी। लेकिन आप जानते हैं कि ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी का है, समुद्र का है, पूरी धरती पे बहुत सारा पानी ऐसा है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर, यानी जो सबका है। उस इंटरनेशनल वाटर पर अगर कोई इंडियन रेजिडेंट, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर इंडियन रेजिडेंट मछलियां पकड़ रहा है, या किसी इंडियन रेजिडेंट कंपनी ने, जैसे मान लीजिए रिलायंस है और दूसरी भी हो सकती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लगा रखा है ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल भी लिखा है हमने, देखिए, फिशिंग बोट्स, मछलियां पकड़ने वाले फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कुछ भारतीय मछुआरे हैं, भारतीय मछुआरे जो इंटरनेशनल वाटर, भारतीय मछुआरों का मतलब इंडियन रेजिडेंट की बात हो रही है, ठीक है? तो इंडियन रेजिडेंट है, वो इंटरनेशनल वाटर पर, ठीक है, मछलियां पकड़ते हैं, तो वो मछुआरे जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माने जाएंगे और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक इसी तरीके से उस इंटरनेशनल वाटर पर किसी इंडियन रेजिडेंट कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है कि वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो वो कंपनी में होने वाली एक्टिविटी भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा। अब मान लीजिए एक इंटरनेशनल वाटर है, यहां इंडियन फिशरमैन मछलियां पकड़ते हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट है, सॉरी रेजिडेंट वर्ड गलत बोला, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। और यहां ठीक पास में ही कुछ पाकिस्तानी मछुआरे भी मछलियां पकड़ते हैं, तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर पर इंडियन रेजिडेंट अगर मछलियां पकड़ रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, और पाकिस्तान के मछुआरे अगर मछलियां पकड़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। मैं फिर से दोहरा दूं, अपना दिमाग मत लगाइएगा, ये खाली शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ही बात बता रहा हूं, ठीक है? अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के ऊपर। गाइस, थर्ड सिचुएशन देखिए, लिखा है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस, scientific stations, information and immigration offices, etc. of the country located abroad. इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूं। अगर हमारी कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिस, मिलिट्री बेस, साइंटिफिक स्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस, जो भी अब्रॉड में जहां कहीं पे भी है,
वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे। देखिए, एम्बेसी वर्ड से आप सबसे ज्यादा फैमिलियर हैं। एम्बेसी मींस क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर हम दिल्ली जाएं तो वहां पे आपको बहुत सारे कॉन्सुलेट ऑफिसेज और एम्बेसीज देखने को मिलेगी। दैट मींस, अब जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो इंडिया में है, यूएसए की एम्बेसी जो इंडिया में दिल्ली में है, वो उन कंट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव है। अब मान लीजिए आपको यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। वो वीजा लेने के लिए आप उन्हीं एम्बेसीज में यानी उन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वहां जाओगे। ठीक वैसे ही हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी हमारी एम्बेसी जो है वो हर दुनिया के हर देश में होगी। तो हमारी एम्बेसीज दुनिया में कहीं पे भी हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब देखा जाए तो वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर है, फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री बेसेस जितने भी हैं हमारे जहां पे भी सिचुएटेड है। कॉन्सुलेट्स बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए दोनों कंट्रीज के एक दूसरे के देश में अपने अपने ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सुलेट ऑफिस है या मिलिट्री बेस भी हो सकता है। साइंटिफिक स्टेशन अगर हमारा दुनिया में कहीं पे भी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारा कोई इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस हमने किसी दूसरी कंट्री में बना रखा है जहां से वो इंडिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और इमिग्रेशन वर्क हो सके। अगर वो सारे, आपको इस चक्कर में नहीं जाना है एम्बेसी क्या करती है, कॉन्सुलेट ऑफिस क्या करता है, मिलिट्री बेस क्या करता है, या साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, इंफॉर्मेशन या इमिग्रेशन ऑफिस क्या करते हैं। तुम्हें तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया के ये जहां कहीं पे भी सिचुएटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। इसको मैंने एग्जांपल से भी लिखा है, देखिए एग्जांपल मैंने एम्बेसी का लिया है, क्या लिखा है देखिए, इंडियन एम्बेसीज इन यूएसए, कनाडा, जापान एंड अदर कंट्रीज। भारत की एम्बेसी यूएसए में, कनाडा में, जापान में या दुनिया के किसी भी देश में हो, फॉर्म द पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, यानी हमारी एम्बेसी या हमारा मिलिट्री बेस या हमारा कॉन्सुलेट ऑफिस या हमारा साइंटिफिक स्टेशन या हमारा इंफॉर्मेशन या इमिग्रेशन ऑफिस दुनिया में कहीं पे भी हो, वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट होंगे, भले ही वो हमारी जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर हो। दीज आर एक्सेप्शंस। ये अलग से पॉइंट जो 3 बताए बस उन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है। वाइस वर्सा करते हैं, रिवर्स करते हैं। देखिए, एम्बेसीज ऑफ यूएसए, कनाडा, जापान एंड अदर कंट्री, इन सब की एम्बेसी जो इंडिया में है, इन इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। यानी दुनिया के किसी भी कंट्री की एम्बेसी, कॉन्सुलेट ऑफिस, मिलिट्री बेस, साइंटिफिक स्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस अगर अदर किसी कंट्री का हमारे देश में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। हालांकि वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री में है, फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आने वाला। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यूएसए की एम्बेसी है हमारे देश में, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जापान की एम्बेसी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कनाडा की एम्बेसी कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से याद करते हैं। जैसे मान लीजिए यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं मिस्टर पॉन्टिंग। मिस्टर पॉन्टिंग कहां काम करते हैं? यूएसए में काम करते हैं। यूएसए में कहां काम करते हैं? इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। तो इंडियन एम्बेसी इन यूएसए के अंदर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। यानी मिस्टर पॉन्टिंग जो काम कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। इसका मतलब मिस्टर पॉन्टिंग की प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आई? फिर देखिए एक और एग्जांपल से लेते हैं। एक और है मेरी फेवरेट स्टूडेंट चारवी। ठीक है, चारवी जो है वो दिल्ली में जापानीज एम्बेसी में काम करती है। कहां वर्क करती है चारवी? जापान की एम्बेसी में, इंडिया में, दिल्ली में काम करती हैं। क्या जापान की एम्बेसी इंडिया में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं, वो तो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो चारवी की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाएगी और जापान का डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तो पिक्चर थोड़ी सी शुरू हुई है। अभी मैं रेजिडेंट बताऊंगा, फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बताऊंगा, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होगी। तो फिलहाल जो रूल्स बताए जा रहे हैं उसके ऊपर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली काम करना है। ठीक है, इन जनरल हम क्या मानते हैं, हमारा जो भी जियोग्राफिकल एरिया है पॉलिटिकल एरिया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। शिप एंड एयरक्राफ्ट की बात अलग से ध्यान रखनी है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की बात अलग से ध्यान रखनी है।
एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस, इमिग्रेशन ऑफिस, इंफॉर्मेशन ऑफिस, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, कोई एड एजेंसी, इन सब का आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वो बात हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक टेरिटरी इस जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री के कॉन्सेप्ट से बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब एक नोट लिखा हुआ है नीचे, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, which are located within political boundaries of the country are not considered as a part of domestic territory of country where they situated. These are part of international territory. अब इसका मतलब क्या है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का कोई ऑफिस, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इस तरीके के किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कई सारी कंट्रीज मेंबर होते हैं और उसको फॉर्म करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ऐसे किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन या आईएमएफ का कोई भी ऑफिस अगर हमारे देश में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वो क्या माना जाएगा? पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। क्या बोलेंगे उसको हम? पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस दुनिया के किसी भी देश में हो, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का जहां वो सिचुएटेड है वहां का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाता है? इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है। ओके गाइस, अब इन सारी बातों को हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो गाइस, अब हम एग्जांपल से समझेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन ने डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन क्या दी है। बस आपको पता रहना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। देखिए, लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी जहां पे गुड्स, पर्सन और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सके, जिसको एडमिनिस्टर करने वाला उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट होता है, तो उस कंट्री की वो डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। बस आपको ध्यान रखना है। बाकी होती क्या डोमेस्टिक टेरिटरी अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अब एग्जांपल समझने से पहले हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। देखिए, इस चार्ट की तरफ लिखा है प्रोडक्शन एक्टिविटी, वेयर, कहां हो रही है भैया। अब आप कैपेबल हो ये पहचानने में कि डोमेस्टिक टेरिटरी में है या बाहर है। कहां हो रही है? इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर वो एक्टिविटी हो रही है तो हम बोलेंगे इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? कि हम उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे। और आउटसाइड हो रहा है तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। याद करिए, चिंगपी इंक्लूड हो रहा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और सुधांशु की एक्टिविटी इंक्लूड नहीं हो रही थी। मिस्टर पॉन्टिंग की एक्टिविटी इंक्लूड हो रही थी, वहीं चारवी की एक्टिविटी इंक्लूड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ने की। अब कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए, यहां मैंने 9 एग्जांपल लिखे हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। जो होगा उसके आगे मैं राइट लगा दूंगा और जो नहीं होगा उसके आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा कि ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। रूल आपको पता है कि इन जनरल हम क्या देखते हैं? जियोग्राफिकल एरिया या पॉलिटिकल फ्रंटियर। बट इन केस ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, इसके अलावा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट ऑफिस, मिलिट्री बेसिस और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और जो हैं उनके बारे में, या कोई इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो सब, इन सब के बारे में रूल्स थोड़े डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? एन इंडियन कंपनी इन लंदन। कंपनी इंडिया की है लेकिन है कहां? लंदन में। क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा क्या? ये सारे हमें क्या पता लगाना है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे क्या? तो एक इंडियन कंपनी लंदन में, क्या इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया में है क्या? नहीं, इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के बाहर है। लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में, लंदन के जियोग्राफिकल एरिया में है। तो क्या इंक्लूड होंगे क्या इंडियन कंपनी इन लंदन? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, लंदन की या इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इसका रिवर्स एग्जांपल हुआ ना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, विदेशी कंपनी, उसका इंडिया में ऑफिस है, तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है ना ऑफिस, तो ये इंक्लूड होने वाला है,
मैंने आपसे क्या कहा, इन जनरल हम रूल लगाते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्री वाला, जो स्पेसिफिक केसेस थे वो आ जाते हैं तो हम डिफरेंटली सोचेंगे। ठीक, थर्ड देखिए, कंपनी इन इंडिया, कंपनी इंडिया में ओन बाय ए जापानीज, एक जापानीज उसका मालिक है लेकिन कंपनी का इंडिया में, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर में है, इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ठीक, फिर देखिए ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, इसका रिवर्स एग्जांपल हो गया। ये रिलायंस इंडस्ट्री इंडियन कंपनी है, उसका एक ऑफिस कहां है, न्यूयॉर्क में, तो वो तो न्यूयॉर्क की जियोग्राफिकल एरिया में, पॉलिटिकल फ्रंटियर में, वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। फिर देखिए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, एक विदेशी बैंक है, उसकी ब्रांच कहां है, इंडिया में है, तो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में है, पॉलिटिकल फ्रंटियर में, जियोग्राफिकल एरिया में, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। आ गया देखो अगला एग्जांपल, इंडियन एम्बेसी आ गया ना, एम्बेसी, अब एम्बेसी आते ही स्पेसिफिक बातें ध्यान रखनी है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, क्या बताया था, इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं पे भी हो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जापान में है भले ही हो, जापान में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, फिर देखिए सेवंथ एग्जांपल, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चाइना में एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, तो चाइना में ब्रांच है, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी है, चाइना के जियोग्राफिकल एरिया में, चाइना की पॉलिटिकल बाउंड्री में, चाइना के पॉलिटिकल फ्रंटियर में, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है रशियन एम्बेसी इन इंडिया, आ गया ना एम्बेसी स्पेसिफिक केस, क्या ध्यान रखना है, रशियन एम्बेसी इंडिया में, दुनिया के किसी भी कंट्री की एम्बेसी हमारे देश में हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, तो रशियन एम्बेसी इन इंडिया रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। नाइन्थ एग्जांपल देखिए, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा कंपनी ने या टाटा ने अपनी एक बिल्डिंग जो अमेरिका में है, अमेरिका में अपनी एक बिल्डिंग को गूगल को रेंट पे दिया, तो देखो भैया बिल्डिंग तो अमेरिका में है, अमेरिका की जियोग्राफिकल बाउंड्री है, तो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। तो इन सारे 9 एग्जांपल में सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 4 जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, बाकी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके गाइज, तो ये था हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आज की क्लास। गाइज अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछिए, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देखिए, यकीन मानिए पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा। तब तक हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। थैंक यू सो मच।